हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है केडी स्टडी मंत्रा पे। आज जो हमारी ईवीएस की सीरीज़ चल रही है उसका छठा पार्ट है। इस वीडियो में हम जो हमने आगे 5 पार्ट किए हैं उससे आगे का जानेंगे। और जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है वह सीटेट ईवीएस नोट्स की सीरीज़ चल रही है 2020 की। वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग है। इसमें हम ईवीएस को काफ़ी अच्छे तरीके से जानेंगे। जो आगे हम 5 पार्ट में जान चुके हैं उससे आगे का हम इस पार्ट में जानेंगे। सबसे पहले है सीरम। सीरम क्या होता है? सीरम क्या होता है? जब जब सांप किसी को काटता है तो सांप के काटने की जो दवा होती है, जो किसी भी सरकारी अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल में मिल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? सीरम नाम की दवा होती है। और ये सांप के जहर से ही बनती है। अब क्या है, बच्चों को आँख बंद करके चीज़ों को चक्कर उनका आँख बंद करके चीज़ों को बता सकते हैं। जब बच्चा आँख बंद करके चीज़ों को चखेंगे तो उसके स्वाद से भी चीज़ों को बता सकते हैं। इसलिए हमें बच्चों को ऐसे ऐसे कार्य भी बच्चों को करवाने चाहिए जिससे बच्चे स्वाद जानकर चीज़ों को बता सकें। अब बच्चों को हम पाचन मार्ग का चित्र भी दिखा सकते हैं। जब बच्चे पाचन मार्ग का चित्र देखेंगे तो उनके अंदर सृजनात्मकता का विकास होगा। इसलिए हमें बच्चों को पाचन मार्ग का चित्र दिखा के उनको सृजनात्मक का विकास करने के लिए ये सब चीज़ें उनको दिखाई जानी चाहिए। अब मार्टिन कोंते। मार्टिन कोंते आपने एक कहानी पढ़ी होगी, एक खिड़की वाला पेट। जो आप देख सकते हैं, डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रहा है, उसमें उसका क्या है, खिड़की वाला पेट। तो यही मार्टिन थे। मार्टिन एक आर्मी में थे। क्या होता है, उनकी गोली लगने के बाद उनकी सर्जरी होती है तो उनके पेट का कुछ हिस्सा भर नहीं पाता, तो इसलिए उनके पेट का नाम खिड़की वाला पेट रख दिया गया। अब क्या है, खाना। जो हम खाना खाते हैं उसको हमें 30 से 32 बार चबाना चाहिए। हम खाने को जितना अच्छा चबाएंगे क्या होगा, वो हमारे लिए उतना ही लाभदायक होगा। काला हांडी। अब ये क्या है, काला हांडी। अब काला हांडी क्यों किस लिए मशहूर है? वहाँ पे क्या होती है, सबसे अधिक चावल की पैदावार होती है। कहाँ पे? काला हांडी में। अब हम देखते हैं कि जो हमारी खाने की चीज़ें होती हैं उनको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम उन्हें लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। कैसे? दूध को हम अच्छी तरह उबाल के हम बचा कर रख सकते हैं। हरी सब्जी को ठंडी जगहों पे रखकर, अचार को नमी से बचाकर, पके हुए चावल को एक कटोरे में रखने के बाद में हम एक ठंडे पानी में उसको रख देंगे तो क्या होगा, चावल बचे रहेंगे। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेटकर, हम हरे धनिए को गीले कपड़े में लपेटकर बचाकर रख सकते हैं। अब है प्याज और लहसुन। अब प्याज और लहसुन के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्याज और लहसुन के लिए हमें उनको नमी वाली जगह से बचाना चाहिए। अगर हम प्याज और लहसुन को नमी वाली जगह से बचाएंगे तो वो ठीक रहेंगे। अब क्या है, मामिट टांड्रा। अभी मामिट टांड्रा है क्या? मामिट टांड्रा आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को कहते हैं। आम पापड़ के बारे में सब जानते हैं। तो मामिट टांड्रा क्या है? आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को कहते हैं। अब क्या है, जो आम को हमें लंबे समय तक बचा के रखना है तो हमें क्या क्या उपाय कर सकते हैं? आम का अचार बना सकते हैं, आम पापड़ बना सकते हैं, आम की चटनी बना सकते हैं, टॉफ़ी बना सकते हैं और आम का रस बना सकते हैं। इन सब माध्यमों से हम आम को लंबे समय तक बचाकर रख सकते हैं। अब है निपेथिंस। निपेथिंस। अब निपेथिंस क्या है? एक शिकारी पौधा है। निपेथिंस क्या है? एक शिकारी पौधा है। निपेथिंस क्या है? एक शिकारी पौधा है। और ये रहा निपेथिंस पौधा, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें सबसे पहले तो ये याद रखना है, एक हमने आगे पढ़ा था डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक और निपेथिंस ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। तो हमें सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि अगर निपेथिंस आता है तो ये खाली यह ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है, इंडोनेशिया में भी और भारत में भी। लेकिन कभी भी डेजर्ट ओक आ जाए, और डेजर्ट ओक हमेशा कहाँ पे मिलेगा? तो हमें ऑस्ट्रेलिया में। डेजर्ट कभी बच्चे गलती कर देते हैं, निपेथिंस भी ऑस्ट्रेलिया में मिलता है तो बच्चे सोचते हैं कि यह जो डेजर्ट ओक है वो भी इंडोनेशिया या भारत में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें ध्यान रखना है, जो डेजर्ट ओक है कभी भी किसी पे आ जाए, कुछ भी आंसर साथ में हो, हमें डेजर्ट ओक के लिए हमेशा ऑस्ट्रेलिया लगाना है। और जो निपेथिंस है, निपेथिंस पौधा ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत में कहाँ पे? मेघालय में मिल जाता है। अब ये निपेथिंस पौधा हम देख सकते हैं, इसके नीचे मटकी जैसी आकृति है और ऊपर डक्के नुमा एक पत्ता है। तो क्या होता है, जब भी कीड़े मकोड़े होते हैं, इनसे इस ढक्कन, ये ढोलक जैसी आकृति से क्या निकलती है? खुशबू निकलती है जो उनको काफ़ी अपनी ओर खींचती है।
उसके बाद में जैसे ही इसके ऊपर कीड़ा आकर बैठता है और उसके बाद में ढक्कन अपने आप क्या होता है, बंद हो जाता है। और वो इसलिए ये जो पेड़ होता है निपेथिंस, ये क्या होता है, कीड़े खाता है। ये किस किस को खाता है, चूहे को, मेढक को, छोटे और जो जीव होते हैं उनको भी ये खाता है। अब क्या है वेलक्रो। अब वेलक्रो क्या है, वेलक्रो आपने जब चप्पल जूतों में हम देखते हो कि कुछ चिपकाने वाली जो चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेलक्रो कहते हैं। इसकी खोज कब हुई थी, 1948 में। जब क्या हुआ, जॉर्ज मैस्ट्रेल क्या थे, अपने जब कुत्ते को लेके गए और जब वो वापस लेके आते हैं, वो देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे बीज उसके कपड़ों में चिपक गए। जब कपड़ों में उसके ऊपर चिपक गए, जब उन्होंने देखा कि उसके अंदर छोटी छोटी हुक सी हैं, इसलिए जब भी उनके अंदर ये ख्याल आया कि उनको एक वेलक्रो बनाना चाहिए, उसके बाद उन्होंने वेलक्रो बनाया। अब क्या है कि जो हम जो बहुत से खाद्य पदार्थ खाते हैं वो हमें भारत से ही नहीं, भारत के बाहर भी बहुत जगहों से मिले हैं। तो हम जानेंगे भारत से हमें जो खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं वो हमारे कहाँ कहाँ से आए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका। ये रहा दक्षिणी अमेरिका, मैप में देख सकते हैं कैसा है दक्षिणी अमेरिका। वहाँ से क्या है, मिर्च, मूंगफली, अमरूद, टमाटर, चाय, आलू, ये सब कहाँ से आए हैं, दक्षिणी अमेरिका से। लेकिन हमें एक बात याद रखनी है, जो मिर्च, चाय और आलू, ये खाली दक्षिण अमेरिका से नहीं, बहुत जगहों से आए हैं। तो ये बहुत सारी जगहों से आए हैं, इसलिए हम इन्हें खाली एक ही जगह का नहीं बोल सकते, ये खाली बहुत सारी जगहों से आए हैं। अब क्या है, अफ्रीका। अब अफ्रीका से क्या है, भिंडी। यूरोप, अफ्रीका का हम ये मैप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यूरोप से क्या है, कॉफ़ी, गोभी और मटर, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, यूरोप से। अब क्या है, हम देख सकते हैं भारत में कौन कौन सी चीज़ें हैं, बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परमल, टिंडा और मेथी, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं, भारत से ही। तो ये सारी हम कौन से फल या सब्जी बोल सकते हैं, ये देसी फल और सब्जी हैं। और चाय हम लिख सकते हैं छोटा सा हिस्सा जो लाल हो रहा है, ये क्या है, असम। तो चाय कहाँ से आई है, असम से। और पहले ही हम बोल चुके हैं जो चाय है बहुत सारी जगहों से आई है, तो इसे हम किसी एक जगह का नहीं बोल सकते। अब चीन से क्या आया, चीन से आई सोयाबीन। अब चीन से सोयाबीन कैसे आई, चीन से पहले सोयाबीन गई अमेरिका, और अमेरिका से कहाँ पे आई, भारत। तो ये हम देख सकते हैं जो खाद्य पदार्थ हैं वो किसी एक देश के नहीं, वो काफ़ी देशों से घूम फिर के अलग अलग देशों में गए हैं। अब हम देखेंगे गढ़ी सीसर कितने साल पुराना है, 650 साल पुराना है। ये जैसलमेर के राजा गढ़ीसी ने लोगों के साथ मिलकर बनाया था। जो जैसलमेर के राजा गढ़ीसी थे उन्होंने ये लोगों के साथ मिलकर बनाया था। और जो इसमें सर है, जो इसमें क्या है, सर का मतलब क्या होता है, तालाब। और ये 9 तालाबों को आपस में जोड़कर बनाया गया था। अब हम जानते हैं अल-बिरूनी कौन था। अल-बिरूनी एक वर्तमान में जो उज्बेकिस्तान है उसका में रहने वाला यात्री था जो भारत आया था। और उसकी खास बात क्या थी, जो अल-बिरूनी था उसने भारत का अध्ययन काफ़ी गहराई से, काफ़ी बारीकी से किया। और जो भारत में जो तालाब थे और भी बहुत सी चीज़ें थी उनका उन्होंने काफ़ी बताया कि अगर इनको जब बाहर की दुनिया के लोग देखेंगे तो काफ़ी चौंक जाएंगे कि ये इतना अच्छा, इतना खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है, जो हम इसमें हम पढ़ सकते हैं। अब क्या है, शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों को इतिहास के स्रोतों के बारे में बताना चाहिए। अब इतिहास के स्रोत होते क्या हैं, इतिहास के स्रोत सिक्के हो सकते हैं, कोई भी मूर्तियाँ हो सकती हैं, कोई भी कहानी हो सकती है, कोई भी दस्तावेज हो सकते हैं, या कोई भी अन्य चीज़ हो सकती है। इसे हम सारे इतिहास के स्रोतों में देखते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलता है। उसको हम इतिहास के स्रोत कहते हैं। अब क्या होता है, पानी से जुड़े बहुत से रिवाज होते हैं। अगर हम उत्तराखंड में जाएं तो हम देखते हैं अगर किसी की शादी होके आती है तो उसे सबसे पहले कहाँ जाना पड़ता है, तालाब के पास जाकर, और जो झरना है, जो तालाब है, उसके पास जाकर अपना सर झुकाना होता है। और वही हम देखें क्या होता है, कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि मूर्तियों से क्या करता है, पानी गिरता है, मूर्तियों से पानी गिरता है और वो अलग अलग डिजाइन के बर्तनों में भरा जाता है। अब 1986 में जोधपुर में क्या हुआ, सूखा पड़ गई थी।
अब जोधपुर में सूखा पड़ने के बाद लोगों ने क्या करा, जो काफ़ी लंबे समय से जो बावड़ियाँ थीं जो बंद पड़ी थीं, जो काफ़ी लंबे समय से बावड़ियाँ बंद पड़ी थीं, उनको लोगों ने क्या करा, सबने साथ मिलकर सफाई का काम किया। अब इन बावड़ियों का क्या करा लोगों ने, इनसे 200 ट्रक कूड़ा निकला और लोगों ने इसका पानी साफ किया और उपयोग में लाना चालू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, जैसी ये हम बावड़ी के हम फोटो देख सकते हैं, और जो दिल्ली में रहते हैं वो अग्रसेन की बावड़ी के बारे में भी जानते होंगे। तो हम देख सकते हैं कि जब क्या हुआ, जब पानी की समस्या दूर हो गई तो लोगों ने दोबारा इन जो बावड़ियाँ थी उनको भूल गए। तो हम देख सकते हैं जो लोग होते हैं, जब किसी चीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती तो लोग उसको साइड कर देते हैं, उसका जो महत्व होता है उसको धीरे धीरे भूलते जाते हैं। अब दिल्ली जल बोर्ड, अब जो दिल्ली में रहते हैं वो देख सकते हैं ये दिल्ली जल बोर्ड का ऐसा बिल आता है। दिल्ली जल बोर्ड का काम क्या है, दिल्ली जल बोर्ड क्या करते हैं, दिल्ली में जल वितरित करने वाला बोर्ड है, और जो बिल भी देता है बिल वो ऐसा है हम देख सकते हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड क्या है, जो दिल्ली में जल का वितरण करता है वो बोर्ड है। अब है दड़की माई। अब दड़की माई कौन थी, दड़की माई कौन थी, दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले में रहने वाली महिला थी। अब क्या था कि जो लोगों को पानी की किल्लत की वजह से गांव तक छोड़ना पड़ता था, और जो महिलाएं थीं पूरे दिन काम करती थीं, पशुओं की देखरेख करती थीं, और पशुओं के लिए पानी भरने में ही उनका काफ़ी टाइम निकल जाता था। इसके लिए क्या किया उन्होंने, पहले खुद पहल करी, उसके बाद में लोगों के साथ मिलकर वहाँ पे एक तालाब बनाया, और हम ये दड़की माई की फ़ोटो देख सकते हैं यहाँ पे। अब मृत सागर, सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए मृत सागर है कहाँ पे। मृत सागर है इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। अब मृत सागर की खास बात क्या है, इसका जो पानी है क्या है, सबसे ज़्यादा नमकीन है। अगर यहाँ इसमें क्या है, 1 लीटर पानी में, यहाँ पे 1 लिखा नहीं है, क्या है 1 लीटर पानी में, अब जो 1 लीटर पानी में क्या है 300 ग्राम नमक निकलता है। तो यहाँ पे 1 लीटर पानी में क्या निकलता है, 300 ग्राम नमक निकलता है। तो काफ़ी यहाँ का पानी क्या है, काफ़ी नमकीन है, और इतना नमकीन है तो उसके बाद क्या होता है, कोई व्यक्ति इसके डूबता नहीं है। हम फोटो में देख सकते हैं कि ये व्यक्ति आराम से लेट कर अखबार पढ़ रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा नमक की मात्रा होने के बाद में क्या होता है कि व्यक्ति यहाँ पे डूब नहीं सकता। तो इसलिए हम ये भी देख सकते हैं यहाँ पे व्यक्ति डूबता नहीं है। और हमें देखना चाहिए कि इसमें घनत्व के बारे में और भी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए कि बच्चे इन सब चीज़ों के बारे में जान सकें। अब ऐसा क्या है, वहाँ पे क्या है कि पानी क्या है, इतना गाढ़ा है। अब पानी इतना गाढ़ा होने के बाद उसके अंदर कोई व्यक्ति डूब ही नहीं सकता। तो बच्चों को जब हम ये चैप्टर पढ़ाएं तो हम बच्चों को इसको कारण भी बताएं कि ऐसा वहाँ पे क्यों हो रहा है। अब दांडी यात्रा। अब दांडी यात्रा कब चालू हुई थी, 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली थी। अब ये चालू हुई थी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेके 24 दिन की लंबी ये यात्रा थी। इसमें गांधी और गांधी के जो सहयोगी थे उनके द्वारा ये यात्रा चालू हुई थी, और 24 दिनों बाद जाकर ये समुद्र किनारे एक दांडी शहर है वहाँ पर जाकर ख़त्म हुई थी। और इस दिन गांधी जी ने क्या करा था, जो नमक कानून था उसको तोड़ा था। उन्होंने कहा कि जो नमक है ये क्या है, सामान्य है और बिल्कुल हमारी मूल ज़रूरत है, और इसके लिए जो भी कानून है हमें उसका बहिष्कार करेंगे। और उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। और ये यात्रा कितने दिन की थी, ये 24 दिन की यात्रा थी। थैंक यू। इस वीडियो सीरीज का 7वां पार्ट भी जल्दी आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।